तर्कशास्त्र विषयक व्याख्यानों की श्रृंखला में हमारे आज के व्याख्यान का विषय है निरुपाधिक तर्कवाक्य में व्याप्ति की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। आज के इस व्याख्यान में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि निरुपाधिक तर्कवाक्य में व्याप्ति की अवधारणा का स्वरूप क्या है, किसी भी निरुपाधिक तर्कवाक्य में कब कोई पद व्याप्त होता है और कब अव्याप्त होता है, विभिन्न निरुपाधिक तर्कवाक्य ए, ई, आई और ओ में व्याप्ति की स्थिति क्या है। साथ ही आज के इस व्याख्यान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, उन्हें भी स्पष्ट करेंगे। हमने अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में ये स्पष्ट किया था कि निरुपाधिक तर्कवाक्य का ही एक प्रकार है। निरुपाधिक तर्कवाक्य में व्याप्ति की अवधारणा को स्पष्ट करने से पूर्व संक्षिप्त में एक बार हम पुनः ये स्पष्ट करते हैं कि निरुपाधिक तर्कवाक्य क्या है। निरुपाधिक तर्कवाक्य का ही एक प्रकार है जब उद्देश्य एवं विधेय के मध्य संबंध बिना किसी शर्त के पूर्णतः या अंशतः स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, तो इस संबंध का कथन जिस तर्कवाक्य के माध्यम से किया जाता है उसे निरुपाधिक तर्कवाक्य कहते हैं। निरुपाधिक तर्कवाक्य की इस परिभाषा से यह स्पष्ट है कि निरुपाधिक तर्कवाक्य में उद्देश्य एवं विधेय के मध्य संबंध का जो कथन किया जाता है, यह संबंध शर्त रहित होता है, इसीलिए इसे निरुपाधिक, निरपेक्ष या अनकंडीशनल रिलेशन कहते हैं। निरुपाधिक तर्कवाक्य में दो पद होते हैं, उद्देश्य एवं विधेय। इन्हें दो वर्ग या क्लास के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। निरुपाधिक तर्कवाक्य में ये स्पष्ट किया जाता है कि दो वर्ग के सदस्य जो हैं, इनमें से एक वर्ग का सदस्य दूसरे वर्ग में पूर्णतः या अंशतः समाहित है या नहीं। निरुपाधिक तर्कवाक्य के कुल 4 प्रकार हैं। ए, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक निरुपाधिक तर्कवाक्य। ई, सर्वव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। आई, अंशव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य। ओ, अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य। इन चारों तर्कवाक्यों में व्याप्ति जो है उसकी क्या स्थिति है, इसको जानने से पूर्व हमारे लिए स्पष्ट करना आवश्यक है कि व्याप्ति का स्वरूप क्या है। व्याप्ति, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, किसी भी तर्कवाक्य में कोई पद व्याप्त कहलाता है जब वह पद पूर्णता के साथ निर्दिष्ट किया जाता है। जब किसी तर्कवाक्य में किसी पद पर आंशिक रूप से या उसका अंशतः निर्देश किया जाता है या उसके अंश पर विचार किया जाता है तो उसे हम अव्याप्त कहते हैं। व्याप्ति की इस परिभाषा से ये स्पष्ट है कि किसी भी निरुपाधिक तर्कवाक्य में जब किसी पद का पूर्णता के साथ निर्देश किया जाता है तो व्याप्त अर्थात वह डिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है। और जब हम किसी निरुपाधिक तर्कवाक्य में उसके किसी पद पर आंशिक रूप से विचार करते हैं या उसका अंशतः निर्देश करते हैं तो वह अव्याप्त या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है। अब हमारे लिए विचारणीय है कि निरुपाधिक तर्कवाक्य के जो 4 प्रकार हैं उनमें व्याप्ति की स्थिति क्या है। सर्वप्रथम हम स्वीकारात्मक, जो सर्वव्यापी स्वीकारात्मक तर्कवाक्य है, उसमें व्याप्ति की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। सर्वव्यापी स्वीकारात्मक निरुपाधिक तर्कवाक्य को प्रतीकात्मक रूप में ए के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसकी जो संरचना होती है वो ये होती है कि सभी उद्देश्य विधेय हैं, अर्थात ऑल सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट। उदाहरणार्थ सभी भारतीय दार्शनिक हैं। ये ए प्रकार का निरुपाधिक तर्कवाक्य है। इसमें 2 पद हैं, उद्देश्य पद और विधेय पद। उद्देश्य पद में भारतीय हैं और विधेय पद में दार्शनिक हैं। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि सभी भारतीय अर्थात जितने भी भारतीय हैं वे सभी कैसे हैं, दार्शनिक। अतः हम समस्त भारतीयों की बात कर रहे हैं।
भारतीयों का जो वर्ग है वह दार्शनिकों के वर्ग में समाहित है। अतः इस तर्क वाक्य में जो उद्देश्य पद है वह व्याप्त है, क्योंकि वह विधेय पद में पूर्णतः समाहित है। किंतु हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी दार्शनिक हैं वे समस्त भारतीय हैं, क्योंकि भारतीयों के अतिरिक्त अमेरिकन, यूरोपियन, जापानीज, चाइनीज़ भी दार्शनिक हो सकते हैं। अतः उद्देश्य पद तो विधेय पद में पूर्णतः समाहित है, किंतु विधेय पद जो है वह उद्देश्य पद में पूर्णतः समाहित नहीं है। अतः इस तर्क वाक्य में जो ए प्रकार का तर्क वाक्य है, इसमें उद्देश्य पद व्याप्त है, क्योंकि उद्देश्य पद के वर्ग का प्रत्येक सदस्य विधेय पद के वर्ग के सदस्यों में समाहित है, किंतु विधेय पद के वर्ग का सदस्य जो हैं वे उद्देश्य पद के वर्ग के सदस्यों में पूर्णतः समाहित नहीं है। अतः ए प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य पद पूर्णतः समाहित होने के कारण व्याप्त होता है, जबकि विधेय पद अव्याप्त होता है। निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो द्वितीय प्रकार है वह ई है। ई प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य को संरचनात्मक रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, कोई उद्देश्य विधेय नहीं है, नो सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। इस तर्क वाक्य का उदाहरण हम ये लेते हैं कि कोई भारतीय दार्शनिक नहीं है। इस उदाहरण में हमारे समक्ष जो है दो वर्ग हैं, एक भारतीयों का और एक दार्शनिकों का, और ये दोनों वर्ग एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हैं। ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतः असमाहित हैं। अतः इस निरुपाधिक तर्क वाक्य में जो उद्देश्य पद एवं विधेय पद जो हैं दोनों ही एक दूसरे से पूर्णतः पृथक एवं असमाहित होने के कारण दोनों ही व्याप्त हैं, क्योंकि हमने व्याप्ति की परिभाषा में यह स्पष्ट किया था कि जब भी कोई पद किसी तर्क वाक्य में या तो पूर्णतः समाहित इंक्लूसिव हो या एक्सक्लूसिव हो तो वह व्याप्त कहलाता है, अन्यथा वह अव्याप्त कहलाता है। इस तर्क वाक्य में उद्देश्य एवं विधेय पद दोनों ही एक दूसरे से पूर्णतया पृथक अर्थात एक्सक्लूसिव हैं। उद्देश्य वर्ग के सदस्य विधेय पद के वर्ग के सदस्यों से पूर्णतया पृथक हैं। एक भारतीयों का वर्ग है, दूसरा दार्शनिकों का वर्ग। दोनों ही एक दूसरे से पृथक होने के कारण दोनों एक दूसरे से असमाहित हैं। अतः ई प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य पद एवं विधेय पद दोनों ही व्याप्त होते हैं। निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो तीसरा प्रमुख प्रकार है वह आई है। आई निरुपाधिक तर्क वाक्य को संरचनात्मक रूप में इस प्रकार अभिव्यक्त किया जाता है, कुछ उद्देश्य विधेय हैं, सम सब्जेक्ट्स आर प्रेडिकेट। उदाहरणार्थ यदि हम ये कहते हैं कि कुछ भारतीय दार्शनिक हैं, इस उदाहरण में हमारे समक्ष दो वर्ग हैं, एक भारतीयों का और एक दार्शनिकों का। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ भारतीय, कम से कम एक भारतीय और अधिक से अधिक 99% भारतीय हो सकते हैं कुछ में जो दार्शनिक हैं, यानी जो उद्देश्य पद के वर्ग का सदस्य है उसमें से कम एक ऐसा सदस्य है जो विधेय पद के वर्ग के सदस्य में समाहित है। इसी प्रकार जब हम ये कह रहे हैं कि कुछ भारतीय दार्शनिक हैं तो कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जो भारतीय हैं। इस उदाहरण में उद्देश्य पद के वर्ग के सदस्य एवं विधेय पद के वर्ग के सदस्यों का आंशिक निर्देशन किया जा रहा है। अतः इस उदाहरण में दोनों ही वर्ग अंशतः निर्दिष्ट होने के कारण अव्याप्त हैं। अतः आई प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य में जो व्याप्ति की स्थिति है उससे ये स्पष्ट है कि इसमें दोनों ही पद उद्देश्य एवं विधेय आंशिक रूप से निर्दिष्ट होने के कारण अव्याप्त होते हैं। निरुपाधिक तर्क वाक्य का जो चौथा प्रमुख प्रकार है वह ओ प्रकार का निरुपाधिक तर्क वाक्य है। ओ प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य को संरचनात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है, कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है, सम सब्जेक्ट्स आर नॉट प्रेडिकेट।
उदाहरणार्थ जब हम ये कहते हैं कि कुछ भारतीय दार्शनिक नहीं हैं, तो इस कथन में हमारे समक्ष दो वर्ग हैं, एक भारतीयों का और दूसरा दार्शनिकों का। हम ये कह रहे हैं कि कुछ भारतीय ऐसे हैं जो दार्शनिक नहीं हैं, अर्थात जो भारतीयों का वर्ग है और जो दार्शनिकों का वर्ग है, इसमें जो दार्शनिकों का वर्ग है वह भारतीयों के वर्ग से पृथक है। अतः इसमें कुछ भारतीय, तो भारतीय जो है अंशतः निर्दिष्ट होने के कारण यहाँ अव्याप्त हैं। जैसा कि हमने व्याप्ति की परिभाषा में ये स्पष्ट किया था कि जब भी कोई पद किसी तर्क वाक्य में अंशतः निर्दिष्ट होता है तो वह अव्याप्त या अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इस उदाहरण में जो भारतीय है वह अंशतः निर्दिष्ट होने के कारण अव्याप्त है, जबकि दार्शनिकों का जो वर्ग है वह भारतीयों के वर्ग से पृथक या असमाहित होने के कारण व्याप्त है। अतः ओ प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य पद का आंशिक निर्देश होने के कारण वह अव्याप्त होता है, जबकि विधेय पद जो है उद्देश्य पद से पृथक या असमाहित होने के कारण वह जो इसमें व्याप्त होता है। इस प्रकार ओ प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य पद अव्याप्त और विधेय पद व्याप्त होता है। व्याप्ति विषयक इस व्याख्यान से ये स्पष्ट है कि निरुपाधिक तर्क वाक्य के जो 4 प्रमुख प्रकार हैं, ए, ई, आई और ओ। ए प्रकार का निरुपाधिक तर्क वाक्य जो परिमाण की दृष्टि से सर्वव्यापी, गुण की दृष्टि से जो है स्वीकारात्मक है। इस निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य पद व्याप्त और विधेय पद अव्याप्त है, जबकि ई तर्क वाक्य जो है वह परिमाण की दृष्टि से सर्वव्यापी है, गुण की दृष्टि से ये निषेधात्मक है। इस तर्क वाक्य में उद्देश्य एवं विधेय दोनों ही पद व्याप्त हैं। आई तर्क वाक्य परिमाण की दृष्टि से अंशव्यापी एवं गुण की दृष्टि से स्वीकारात्मक है। इस तर्क वाक्य में उद्देश्य एवं विधेय दोनों ही पद आंशिक रूप से निर्दिष्ट होने के कारण अव्याप्त होते हैं, जबकि ओ प्रकार का हमारा निरुपाधिक तर्क वाक्य जो है वह अंशव्यापी निषेधात्मक तर्क वाक्य का उदाहरण है। इस तर्क वाक्य में जो है उद्देश्य पद अव्याप्त और विधेय पद व्याप्त होता है। इस प्रकार आज के इस व्याख्यान में हमने ये देखा कि किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य में कोई पद व्याप्त होता है जब वह पूर्णता के साथ निर्दिष्ट होता है, अर्थात व्याप्ति के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी पद किसी तर्क वाक्य में तभी व्याप्त होगा जब उस वर्ग का प्रत्येक सदस्य दूसरे वर्ग का सदस्य हो या एक वर्ग के सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्यों से पूर्णतया पृथक या असमाहित हो, तो उसे हम व्याप्त कहते हैं। और जब हम किसी निरुपाधिक तर्क वाक्य के अंशतः या उसके आंशिक दृष्टिकोण पर विचार करते हुए उसके आंशिकता का निर्देश करते हैं तो वह अव्याप्त या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहलाता है। निरुपाधिक तर्क वाक्य के जो 4 प्रकार हैं, ए, ई, आई और ओ, इनमें हमने देखा कि ए तर्क वाक्य में जो है उद्देश्य पद व्याप्त, विधेय पद अव्याप्त होता है। ई प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य एवं विधेय दोनों ही पद व्याप्त होते हैं। आई प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य एवं विधेय दोनों ही पद अव्याप्त अर्थात अनडिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जबकि ओ प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य में उद्देश्य पद अव्याप्त या अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जबकि विधेय पद जो है व्याप्त अर्थात डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। आज के इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न इस प्रकार हैं। व्याप्ति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। किसी भी निरुपाधिक तर्क वाक्य में कोई पद कब व्याप्त और कब अव्याप्त कहलाता है उसे स्पष्ट कीजिए। ए प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य में कौन सा पद व्याप्त और कौन सा अव्याप्त है उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ई प्रकार के तर्क वाक्य में व्याप्ति की स्थिति को स्पष्ट
कीजिए। आई प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य में व्याप्ति की स्थिति क्या है उसे स्पष्ट कीजिए। ओ प्रकार के निरुपाधिक तर्क वाक्य में कौन सा पद व्याप्त और कौन सा अव्याप्त होता है उसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए।